हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ सेकेंड एआरसी की 5th रिपोर्ट, जिसका नाम है पब्लिक ऑर्डर या फिर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए भी रेलिवेंट है और जनरल स्टडीज में एक गवर्नेंस का टॉपिक भी है और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का भी एक टॉपिक है। तो हर जगह इसकी रेलिवेंस है, ऐसे से लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल तक, बीच में GS1 और GS2 और GS3 होते हुए हर चीज में इसकी रेलिवेंस है। तो आज शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहां पर मैंने अप्रोच बताया था दैट हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड ARC ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड UPSC लॉजी। अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। वीडियो के नीचे एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, पबेटपीडिया ऑफिशियल, मोर देन 2100 और समथिंग मेंबर्स आर देयर, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के करंट अफेयर्स में, जहां पर थिंकर्स वगैरह को लिंक कर कैसे आप पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल कवर कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर एक मैगजीन आती है, उसका सैंपल वहां पर मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन, यू कैन डाउनलोड द मैगजीन, एंड अगर एकदम दिल को भा जाए मैगजीन तो यू कैन सब्सक्राइब टू द सब्सक्रिप्शन एज वेल। तो वहां पर मैगजीन आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दी जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये उल्टा ऊपर कहाँ जा रहा हूँ पब्लिक ऑर्डर की रिपोर्ट की PDF को स्क्रॉल करते हुए। तो ऊपर इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द प्रीफेस इटसेल्फ। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आज के चैप्टर में हम रिकमेंडेशन नहीं पढ़ेंगे, पहली बात तो ये है। तो जो लोग भी रिकमेंडेशन सुनना चाह रहे हैं तो उनके लिए बुरी खबर है, रिकमेंडेशन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो शुरू के 4 चैप्टर हैं, जहाँ पर अलग अलग जार्गन्स हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े से कीवर्ड्स हैं, अलग अलग मसाला है आपके एसेज और आंसर राइटिंग के लिए, उन चीजों को मैं यहाँ पे बताऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। रिकमेंडेशन की ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो पुलिस रिफॉर्म वाले चैप्टर में आएगा, जो 5वां चैप्टर है। आज के शुरू के 4 चैप्टर जहां पर सिंपल कीवर्ड्स और जार्गन्स हैं, वो यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूं। तो क्या करिए, आप यहाँ पर सिंपल सी अपनी सेकेंड ARC की PDF को पढ़ लीजिए, या फिर आप उसको सामने खोल के बैठ जाइए और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते रहिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीफेस को। इवन इंट्रोडक्शन से पहले प्रीफेस को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीफेस में समरी एक तरीके की दी गई है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे से कीवर्ड्स जो हैं वो इस सेकेंड ARC में लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की एक कोट यहाँ पर लिखी हुई है, और कोट ये कह रही है कि इफ रियल क्रिमिनल्स इन अवर सोसाइटी आर लेफ्ट विदाउट पनिशमेंट फॉर ईयर्स बिकॉज ऑफ डिले इन द क्रिमिनल जस्टिस फॉर वेरियस रीजंस, इट विल इंडीड रिजल्ट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पीपल टेकिंग टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये सिंपली कहा है कि अगर क्रिमिनल्स अगर सोसाइटी में खुले छूटे घूमते रहेंगे तो क्या होगा, किसी भी रीजन से, वी आर नॉट सेइंग कि किस रीजन से, अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है, कि क्रिमिनल कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, इस वजह से हो, या फिर वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं इस वजह से हो, या फिर वो पुलिस, या तो वो बाहुबली बन गए हैं विकास दुबे की तरह उस वजह से हो, या वो ऐसे एनकाउंटर से डरते नहीं है, उल्टा वो पुलिस वालों पे अटैक कर देते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि गाँव और उनके एरिया में जैसे ही पुलिस आती है तो लोग उन्हें बता देते हैं, उनका इतना ज़्यादा नेटवर्क है। कोई भी रीज़न हो, A to Z कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सजाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को, तो अपने आप एक ऐसा सिस्टम वो बन जाएगा जहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्राइम होगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, ठीक है। अब ये खरबूजे की तरह तरबूज हो, या फिर एप्पल हो, या फिर बनाना हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन रंग तो बदलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ, ये 2 कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये की सोवरेन फंक्शन है जो स्टेट के पास हैं, और ये जो की सोवरेन फंक्शन है ये आपको याद रखना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक सोवरेन फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि यार लेटरल एंट्री ले आओ, लेटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में ले आओ, जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर जो IAS ऑफिसर है उनकी जगह लेटरल एंट्री लेकर आओ, जहाँ पर अलग अलग सिस्टम के एक्सपर्ट्स को लेकर आओ, है ना, आपने ये चीजें सुनी होंगी। लेकिन कभी पुलिस में लेटरल एंट्री लेकर आओ, ऐसा पॉसिबल अभी तक तो नहीं देखने को मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो सोवरेन फंक्शन है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वो एक फंक्शन तो है कि
किया जाता है, लेकिन वो एक सोवरेन फंक्शन एज सच नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सोवरेन फंक्शन एक पावर देता है कि आप वायलेंस का या आप एक पावर का यूज कर सकते हो, आप लोगों को सप्रेस कर सकते हो। ऐसी पावर सिर्फ पुलिस के पास है, ऐसी पावर और किसी के पास नहीं है। पुलिस के पास एक लेजिटिमेट पावर है क्योंकि एक सोवरेन पावर है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इस वजह से लेटरल एंट्री टाइप की चीजें किसी और चीजों में यहाँ पर नहीं लाई जा सकती, क्योंकि स्टेट की पावर है एक, ये एक अलग से कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो अलग अलग थिंकर्स एथिक्स में आप पढ़ते हो, ठीक है, उन सब की वजह से एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डेवलप होता है। वापस आ जाते हैं, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, जैसे यहाँ पर एक हेरोल्ड लस्की लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। लेट मी जूम इन एज वेल ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे, अदरवाइज आप लोग वीडियो कुछ पढ़ोगे नहीं, कहोगे कि यार क्या है, दिख नहीं रहा। ओके, सो नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको अगर अच्छे से देखोगे, यू विल गेट दिस नेम हेरोल्ड लस्की। हेरोल्ड लस्की ने ये बोला था, इट इज थ्रू द रूल ऑफ लॉ दैट वी हैव शाउट टू अवॉइड नॉट merely the obvious dangers of unfettered executive discretion in the administration, we have shout also to ensure the citizen will have the rights to decide decided by a body of men whose security of tenure is safeguarded against the shifting currents of the public opinion। तो बेसिकली रूल ऑफ लॉ इन चीज़ों को इंश्योर करता है। एक तो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन नहीं आने देता, क्योंकि हमने देखा ना पब्लिक ऑर्डर और लॉ, रूल ऑफ लॉ दो चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिशन भी नहीं होता, और ऐसे ही एक बॉडी को यहाँ पे राइट मिलता है जो डिसाइड करती है, पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर नहीं डिसाइड करती, वो एक स्टेबिलिटी रहती है, एक डिसीजन मेकिंग में भी रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ रहे हो, यानी रूल ऑफ लॉ ये भी इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो मतलब सिटीजन शैल have his right decided by a body, जैसे हमारे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारे राइट्स हैं वो एक ऐसी बॉडी डिसाइड कर रही है, वो एक गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, वो भारत सरकार डिसाइड कर रही है, जो पब्लिक ओपिनियन, ऐसा नहीं कि पब्लिक ओपिनियन में कुछ हो गया और एकदम से उन्होंने वो चीज़ कर दी कि पब्लिक ओपिनियन है कि हाँ ये जो केस हुआ है, इस केस में मीडिया ट्रायल की वजह से हमें पता चली है कि ये दोषी है, मीडिया ने इतना हाइप कर दिया किसी चीज़ को कि यही दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि अगर पब्लिक ओपिनियन कह रहा है कि इसको यहाँ पे एकदम फांसी की सजा दे दो, फांसी की सजा छोड़ो, सीधा एनकाउंटर कर दो। पब्लिक ओपिनियन तो यही होता है कि एनकाउंटर कर दो, लेकिन रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है कि पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल के राइट्स वगैरह ऐसे डिसाइड ना कर दे कोई बॉडी, ये भी इंश्योर करता है, प्लस एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन भी इंश्योर करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो दो इसके फायदे हैं एज पर हेरोल्ड लस्की। इसके अलावा डाइसी का यहाँ पर कीवर्ड है कि रूल ऑफ लॉ हैज बीन डिफाइंड बाय डाइसी द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। तो ये यहाँ पर डाइसी ने बोला कि सुप्रीमेसी ऑफ द रेगुलर लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब है एक रेगुलर लॉ, रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू रेगुलर लॉ, जहां पर आर्बिट्ररीनेस नहीं होती है। आर्बिट्ररीनेस नहीं होती है अगर आप इस बार का ज्यादा दूर नहीं जाना है, 2020 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पेपर नंबर 1 देखोगे तो वहां पे आर्बिट्ररीनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स वहां पे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो कुछ ऐसे रेलिवेंट मसालास को। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज इट, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेरी करंट अफेयर मैगजीन है उसे पढ़ोगे तो मैंने एक अलग से उस 2020 के पेपर के पहले ही मैंने एक दिन आर्बिट्ररीनेस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर से लिंक किया था, और उसको लिंक करते टाइम मैंने वहां पे रिक्स को यूज किया था, FW रिक्स ने क्या बोला है, रिक्स ने यही बोला था कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है वहां पे फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग और हेट्रोजेनिटी होती है, इस वजह से वहां पे आर्बिट्ररीनेस होती है। अगर प्रिज्मेटिक में भी नहीं जाओगे तो फ्यूज्ड सोसाइटी में तो भाई पक्का आर्बिट्ररीनेस होती है। सिमिलरली दूसरे जो सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक करने वाले थिंकर हैं रिक्स के अलावा, उनका नाम है मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर भी जब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की, तो उनकी जो चैरिज्मेटिक और लीगल रेशनल के अलावा जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो भी इसी चीज की बात करती है, दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ आर्बिट्ररीनेस। ठीक है, तो ये वहीं उसी जमाने में होता था जब मोनार्की और किंग्स हुआ करते थे, और इस वजह से आपको आर्बिट्ररीनेस नहीं आनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ वहां पर नहीं होता था। तो कन्फर्मिटी विद कस्टम्स एंड आर्बिट्ररी पावर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट
काइंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ मैक्स वेबर। ये चीज है प्रसाद एंड प्रसाद में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो यही लिखा है कि कन्फर्मिटी विद द कस्टम्स एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से स्कैन करते हुए चीज़ों को लिंक करना है, और रूल ऑफ लॉ ने यहाँ पे इन्होंने ऐसी बात की थी। आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे रेगुलर लॉ का सुप्रीमेसी होता है, ना कि किसी इन्फ्लुएंशियल लॉ का जो पहले होता था। तो ऐसे रूल ऑफ लॉ में इसे लिंक कर सकते हो। इसके अलावा जॉन लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल कीवर्ड का तरह यूज़ करोगे हर जगह। व्हेनेवर द लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि व्हेनेवर द लॉ एंड्स, लॉ जैसे ही खत्म होगा टायरनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी, और उससे काफ़ी दिक्कत जो है वो सिस्टम में आएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप ईजी वे में पर जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, और ये सारी चीज़ें हैं नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको यूपीएससी लिखना है, समझने के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी है, बट एज अ मैटर ऑफ आंसर राइटिंग ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कशन में लिए गए हैं अलग अलग कॉजेस कि कैसे क्या है। सरदार पटेल जी की यहाँ पे इज स्टिल टू बी फुली अचीव्ड इज नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये सारी चीज़ें सरदार पटेल जी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने में बड़ी हेल्पफुल यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वी कंटिन्यू, यहाँ से पढ़ो कि वी कंटिन्यू टू डिफाई दोज प्रॉफिट्स ऑफ डूम। तो यहाँ पे क्या है कि ये बात की गई थी जब इंडिया बना था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, या इंडिया जनरल वे में कहो कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे उस आज़ादी के बाद क्या हुआ था। एक ऐसी एक चीज़ बनाई गई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। अगली बार से मैं इसको हाईलाइट भी कर लूँगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो भी कॉज हो रहा है यहाँ पे। देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, मैनी ऑब्जर्वर्स ने ऐसे कहा था कि जो नेशन बना है ना, ये नेशन है डेस्टिन्ड टू फेलियर, ठीक है। तो ये नेशन जो है ये डेस्टिन्ड टू फेलियर है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये नेशन जो है वो फेल हो जाएगा। और यहाँ लिखा था कि टीटरिंग ऑन द एज ऑफ एनार्की, यहाँ पर एनार्की आएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में ये एक यूनाइटेड कंट्री की तरह सर्वाइव नहीं रह सकता। ऐसा बड़े बड़े लोग कहा करते थे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्ट हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा हर चीज़ है, इंडिया में सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा गया था कि अनलाइकली है कि ये नेशन सर्वाइव कर पाए, यूनाइट हो पाए, अनलाइकली है कि यहाँ पर इंटीग्रेट रहकर ये लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन वी कंटिन्यू, हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है टू डिफाई दोज प्रॉफिट्स ऑफ डूम टू दिस डे। तो जो डूम्स डे थियरी चलती है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आती है कि 2021 में दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर ऐसे अलग अलग कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ये डूम्स डे की जो थियरीज होती हैं, तो ऐसी जितनी भी जो भी प्रॉफिट्स थे, जो भी इन डूम डे थियरी टाइप की चीज़ों की बात कर रहे थे कि इंडिया तो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये नेशन डेस्टिन्ड टू सर्वाइव, इनका तो फ्यूचर ही है कि ये फेल होने वाले हैं, इनका फ्यूचर ही ऐसा है क्योंकि ये लोग नहीं झेल पाएंगे इतनी डाइवर्सिटी। सो उन सब प्रॉफिट्स को, उनकी जो डूम्स टू दिस डे, जो भी डूम्स डे थियरी हैं, उनको सबको हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, डिफाई कर दिया हमने एज अ कंट्री। इसके अलावा मेंटेन अवर डेमोक्रेटिक स्टेटस। अगर आप नॉर्मल आर्टिकल्स अगर पढ़ते हो डेली बेसिस पर, तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी बहुत जगहों पर आई और बहुत जगहों पर गई, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जगहों पर बना और बहुत जगहों पर फाड़ के फेंक दिया गया। लेकिन इंडिया की ना तो डेमोक्रेसी एक बार आने के बाद गई, ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ ऐसा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स, जो राइट्स, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आज भी जिंदा हैं, और आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स इन एसेज इन एवरीवेयर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और इसके अलावा अमंग अ सी ऑफ फेल्ड स्टेट, अलग अलग फेल्ड स्टेट हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ सबकी सर्वाइव है, फेल्ड स्टेट की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। म्यांमार से लेके, नेपाल से लेके श्रीलंका तक हर जगह कुछ ना कुछ बवाल चलता ही रहता है। अगर हिस्ट्री देखोगे हर कंट्री में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन इंडिया में एक बार डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी सर्वाइव की और चीज़ें काफ़ी सही से चली। ये एक आंसर भी है, GS1 में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जब यूपीएससी ने कुछ टाइम पहले पूछा था कि महात्मा गांधी अगर ना होते, या महात्मा गांधी के बारे में जब चीज़ें आती हैं कि महात्मा गांधी ना होते तो फ्रीडम स्ट्रगल कैसे होता, या महात्मा गांधी की जब रेलिवेंस की बात करते हैं आज के
टाइम में जब यूपीएससी जीएस1 में भी पूछता है, एसेज में भी पूछता है, तो आप ये चीज भी लिख सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा सर्वाइवल इसी वजह से भी है। बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये भी है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो बिल्कुल नॉन वायलेंस के बेसिस पर था, तो इस वजह से हम इतने ज्यादा हमारे अंदर इतना ज्यादा टॉलरेंस है हमारे अंदर कि हम बिल्कुल ही लोड लेते ही नहीं है, आराम से चीजों को, डाइवर्सिटी को भी टॉलरेट करते हैं। हर चीज में हमारे पास वो टॉलरेंस है, एंड दैट टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एथिक्स में अगर आप पढ़ोगे कि टॉलरेंस, सेकुलरिज्म को लाया ही जवाहरलाल नेहरू जी ने सेकुलरिज्म को जो इंक्लूड किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि डाइवर्सिटी है। तो सेकुलर होगा तो लोग सेकुलर होंगे तो टॉलरेंट भी होंगे। सेकुलरिज्म, टॉलरेंस, ये सारी चीजें लिंक्ड हैं आपस में, और डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब लोगों के अंदर एक टॉलरेंस की भावना होगी। और टॉलरेंस की भावना थियोरेटिकल लेवल पर लाने के लिए सेकुलरिज्म को एज अ प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जगह दी गई। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, एंड इस तरीके से आप हर जगह चीजों को समझ के लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है कुछ कीवर्ड्स और हैं, जैसे सोशल स्टेबिलिटी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो कि पब्लिक ऑर्डर जो होता है उससे क्या होता है, सोशल स्टेबिलिटी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर, हारमोनी जो है, हारमोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर गवर्नेंस जो है, अगर पब्लिक ऑर्डर अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से चीज़ों को अच्छा करना है, अगर इकोनॉमिक बूम सस्टेन करना है, तो हमें हर चीज़ में एक पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर लाना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें करनी है, गवर्नेंस अच्छा करना है, तो हमें क्राइसिस मैनेजमेंट, जो डेली डोज होता है ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, हैज़ टू राइज अबव मेयरली होल्डिंग ऑफ फोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ की मैं रेलिवेंस बताता हूँ कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको गवर्नेंस और अगर ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है और इम्प्रूव करनी है, देन यू हैव टू टुक द मेजर्स जो डे टू डे क्राइसिस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक रेस्ट्रिक्टेड ना हो। दे शुड नॉट फोकस्ड merely on holding of fort, मतलब जो आपका फोर्ट है, जो आपका किला है, उस किले को होल्ड करने के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड ना हो सिर्फ आपके जो मेजर्स हैं, इन सो फार एज द क्राइसिस मैनेजमेंट, इन सो फार एज द गवर्नेंस इज कंसर्न, इन सो फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। इस चीज को आप यूज कर सकते हो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स जो है वो अलग लेवल पर, हमें अलग लेवल पर जाके खेलना पड़ेगा, तभी चीजें सही होंगी। और इसके अलावा आप इसे थ्योरी से भी लिंक कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपके साइमन है, हु टॉक्स अबाउट प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, तो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन का मतलब ही ये है कि आपको नॉन रूटीन डिसीजन लेने हैं। रूटीन डिसीजन लेते रहोगे तो कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको नॉन रूटीन डिसीजन लेने हैं, आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, पाथ डिपेंडेंसी कोर्स को फॉलो नहीं करना है कि जैसा सबने किया, मतलब आंख बंद करके लोगों का मतलब वो भेड़ चाल नहीं चलनी है। ठीक है, भेड़ चाल का मतलब जो हर्ड वाली इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं, लेकिन जो हर्ड वाली, जो हर्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको, कि ह्यूमन जो है वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक होती है रेबेल हाइपोथेसिस। हर्ड हाइपोथेसिस मेयो ने प्रमोट की थी कि हाँ हर्ड हाइपोथेसिस है, जबकि टेलर वगैरह रेबेल हाइपोथेसिस वगैरह की बात करते हैं। तो हर्ड हाइपोथेसिस, रेबेल हाइपोथेसिस, ये सारी अपोजिट में चीजें हैं। तो वो सारी चीजें हैं कि हमें जब हम रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ हर्ड हाइपोथेसिस नहीं फॉलो करनी है, एक भेड़ चाल की तरह कोई रिफॉर्म नहीं लाने हैं, एक प्रोग्राम डिसीजन को फॉलो करते हुए कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई एक जो हमारा ईज ऑफ कन्वीनियंस हो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ डिसीजन लेना या इंक्रीमेंटल डिसीजन लेना, उससे किसी का भला नहीं होगा। तो हमें सिर्फ होल्डिंग ऑफ द फोर्ट को ध्यान में नहीं रखना है, वी हैव टू गो बियॉन्ड होल्डिंग ऑफ अ फोर्ट। होल्डिंग ऑफ द फोर्ट का मतलब है कि सिंपल, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो सिर्फ हमने अपना एक किला बना लिया, उस किले में हम सेफ हो गए और बस लॉ एंड ऑर्डर हो गया, नहीं। we have to change the scenario, we have to bring the more innovation, we have to bring more out of box thinking। और हमें ज़रूरत है जो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल डबल लूप लर्निंग ऑफ क्रिस एरगायरेस, उसमें भी यही है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें जाके करनी है। वी शुड नॉट बिकम द लकीर का फकीर। ठीक है, यही है ना। ओके, जो भी है, जो भी था, आप क्रक्स समझ गए होंगे। दिस इज इट, आई होप यू आर गेटिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट,
यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि एक तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये पूरा जो कीवर्ड्स का सिलसिला है इसको पढ़ोगे, यहाँ बेसिकली समरी दी गई है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस भी देखोगे देन यू विल फाइंड कि एक टॉपिक दिया गया है पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब पुलिस और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन है, सिटीजन पीपल और पुलिस के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे भी आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कटिंग एज फंक्शनरीज जो होते हैं उनके साथ अच्छा सा उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर उनके बीच में मतलब एक अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। तो ये सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल देनी चाहिए पुलिस के जो कटिंग एज फंक्शनरी हैं। कटिंग एज फंक्शनरी वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली सिटीजन से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी, उन चीज़ों की बात हम करेंगे। लेकिन इस प्रीफेस में एक कीवर्ड यहाँ पे है जो वहाँ नहीं है, उसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। देखो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन क्या होता है, जो वायलेंस के केस है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, कोई भी केस है तो क्या होता है पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस क्या है स्टेट, एक तो कीवर्ड बोला जाता है कि जो मतलब वो वर्दी वाला गुंडा है ना, ये सारी मूवीज आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो एक कीवर्ड बोला जाता है कि स्टेट टेररिज्म। ये भी एक है कि स्टेट टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्स या स्टेट का जो वायलेंस होता है, ठीक है, तो पुलिस ही वायलेंस कर रही है ना, तो कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाते हैं। ठीक है, हिंदी और बेकार हो गई, पता नहीं क्या होगा दुनिया में। ओके, तो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन यहाँ पे कीवर्ड है। व्हाट इज सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, कि एक बंदा है पहले से उसको दिक्कत है, हैरेसमेंट या कुछ भी हो चुका है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पुलिस के पास गए तो पुलिस ने अपना वो अलग शुरू कर दिया गेम। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कि पुलिस सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन कर देती है। एक तो पहले से बंदा विक्टिम, ऊपर से बंदा गया कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पता चला जिससे प्रॉब्लम है वो तो बाहुबली है, वो कोई पॉलिटिशियन है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है कोई, तो अपने आप क्या होगा वहां पे सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। और ये सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन इज समथिंग जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। ह्यूमन राइट्स, पुलिस और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड न्यूज में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ्स, इसके अलावा जो भी एनकाउंटर है वो भी एक ह्यूमन राइट का इशू है। ठीक है, बहुत सारे इशू हैं। ये सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन एक पेरिफेरल इशू है जो आपको आंसर्स में यूज करना है। ठीक है, ये तो प्राइमरी विक्टिमाइजेशन तो सबको पता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन है, पुलिस एनकाउंटर कर देती है, लेकिन ये सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन जो है वो सोशल इशूज से रिलेटेड आप लिख सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और या कुछ और हैरेसमेंट हुआ। ठीक है, कोई भी आपको ऐसे इन चीज़ों पर आप यूज कर सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें ऐसे हैं। ठीक है, बाकी कीवर्ड जो है वो सारे रिपोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो एज इट इज उसमें चीजें कवर होती चली जाएंगी। इसके अलावा एक और कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है, ये है ग्लोरिफिकेशन ऑफ विजिलेंटिज्म। ग्लोरिफिकेशन ऑफ विजिलेंटिज्म यहाँ पे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट ये एक प्रॉब्लम है। क्राइम और वायलेंस को अगर देखोगे डेटा को, तो डेटा तो कम हुआ है लेकिन क्राइम बढ़ा है। कन्विक्शन रेट जो है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन एट द सेम टाइम क्राइम तो बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम होता है। आप इसको सीधा लिंक कर सकते हो इस चीज को मिर्जापुर से। मिर्जापुर अगर आपने वेब सीरीज देखी है या इस तरीके की जो वेब सीरीज बनती हैं उनमें कोई एक्टर नहीं होता, कोई सलमान, शाहरुख और इस तरीके के आमिर खान, कोई खान नहीं होते और कोई भी वहाँ पे एक्टर नहीं होते। वहाँ पे क्या है, मिर्जापुर में यू विल गेट के जो विलेन है उन्हीं को ग्लोरीफाई किया गया है। ठीक है, वहाँ पे आईपीएस को तो ऐसे मतलब आईपीएस को, उसमें एक सीन है उसमें आईपीएस को ऐसे दिखाया गया है कि दैट उनको भी मतलब उनको आईपीएस के साथ जो वहाँ के मिर्जापुर के आईपीएस थे वो आए, उनके बगल में 2 हवलदार वगैरह, उनको पकड़ के उन्होंने अपने घर पे बुलवा लिया, अपने बंगले पे। ठीक है, मुंह बांध के जो भी है, एक मतलब समझ सकते हो कि उनके ह्यूमन राइट्स की कोई कदर नहीं करी गई और उनके सामने, उन आईपीएस के सामने उनके बगल में जो 2 हवलदार थे उनको शूट कर दिया। ठीक है, और कह दिया कि आपको छोड़ रहे हैं, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वेब सीरीज वगैरह। तो ये क्या है, ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम है। ठीक है, ये तो हो गई मूवी की बात, ये तो हो गई थिएटिकल बात कि हाँ मूवी में ऐसा हो रहा है। रियल लाइफ में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द बाहुबलीज, जैसे विकास दुबे एनकाउंटर या विकास दुबे। तो विकास दुबे अगर ग्राउंड रियलिटी देखोगे देन पीपल आर सपोर्टिंग, देयर इज अ ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स बन गए, सोशल मीडिया हैंडल में लोग कह रहे हैं कि विकास दुबे अमर रहेंगे, है ना, और ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, मीन्स पीपल आर गेटिंग द इंस्पिरेशन बिकॉज ग्लोरिफिकेशन है कि विकास दुबे मतलब नाम ही काफी, मतलब लोग ऐसे देखते हैं। इफ यू गो टू द यूट्यूब में जाओ, किसी भी ऐसे कोई वीडियो को देखो जहां पर
किसी ने टॉप 10 क्रिमिनल्स के बारे में बताया हो कि ये टॉप 10 क्रिमिनल हैं इंडिया के या ये बहुत बड़े हैं, तो नीचे लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप देखो जाके, मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लोग टॉप 10 में भी नीचे लोग सजेस्ट करने मिलेंगे आपको, लोग सजेस्ट कर रहे होंगे नहीं आपने तो इनको तो छोड़ दिया, मेन तो ये हैं, है ना। लोग मतलब इतने उससे गर्व से बताएंगे कि ये हमारे एरिया के हैं, इनका तो नाम आपने लिखा ही नहीं, इन्होंने इतने मर्डर्स किए हैं। तो इस तरीके का ग्लोरिफिकेशन होता है। और रंग दे बसंती इज एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्राइम्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ विजिलेंटिज्म इज समथिंग जो आपको यहाँ पे आंसर्स में यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी यहाँ पे और भी चीजें हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे देन यू विल फाइंड, 1 सेकंड गाइस, और यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग के यू विल फाइंड कि एज हैज बीन स्टेटेड, डाइसी ने जो पहले कहा था कि एवरी ऑफिस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू अ कांस्टेबल इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। इसी को तो हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जो हमने पहले बोला था कि पब्लिक ओपिनियन से जब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा या इम्पोर्टेंट एक फायदा है। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू की यहाँ पे कोट लिखी है। मैं ये चैप्टर आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मन हो रहा है वहां से कीवर्ड उठा के बताने लग रहे हैं, देखो रीजन ये है कि बाकी जो सारी चीजें वो बहुत ही जेनरिक चीजें हैं जिनको आप सिंपली पढ़ सकते हो, वहां पे कोई आपको जरूरी नहीं है किसी वीडियो की। जो कीवर्ड्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन और उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कीवर्ड्स आगे रिपोर्ट्स में आ जाएंगे उन चीजों को मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हम प्रीफेस पढ़ रहे हैं। तो जैसे मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, या ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम जो है, विजिलेंटिज्म है, वो एक कीवर्ड है। तो जार्गन्स प्लस जो कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रीफेस में, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मॉन्टेस्क्यू जो आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा मॉन्टेस्क्यू के बारे में, तो इन्होंने बोला था दैट द टायरनी ऑफ द प्रिंस इन एन ऑलिगार्की इज नॉट एज डेंजरस टू द पब्लिक वेलफेयर एज द एपैथी अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। मीन्स कि अगर एक टायरनी है, अगर बेसिकली प्रिंस की अगर टायरनी है किसी ओलिगार्की में, तो उससे पब्लिक वेलफेयर को इतना नुकसान नहीं होगा जितना तब हो जाता है जब एक सिटीजन डेमोक्रेसी या इन चीज़ों के लिए एपैथी या फिर एक दुष्भावना या एक मन में एक वो रखता है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब जैसे एक ओलिगार्की है, ओलिगार्की का मतलब बहुत सारे किंग हैं, ठीक है, उनमें से एक कोई किंग अगर हो, कोई प्रिंस हो, एक नया मतलब प्रिंस, ठीक है, जैसे अकबर का कौन था, जहांगीर, ठीक है, तो जहांगीर है, तो जहांगीर अगर कोई अपना मतलब मान लो कि मुगल एम्पायर चल रहा है, और एक वैसे अकबर वाला वो ओलिगार्की नहीं था, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अकबर के अलावा भी 4 राजा और थे उस टाइम पर, और यहाँ पे प्रिंस जो है जहांगीर, उनकी एक टायरनी चल रही है, लेकिन उससे वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में इतना नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मतलब वैसे ही ओलिगार्की इतने ज्यादा रूलर, तो इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये टॉप डाउन है, इनका फर्क जनता पे इतना, जनता के माइंड सेट पर इसका कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा टायरनी कर रहा है तो जनता पूरी इसके सपोर्ट में होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर पे कोई यहाँ पे खतरा नहीं आएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर जो लोग हैं, अगर लोग सिटीजन, अगर लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाते हैं और डेमोक्रेसी के लिए सोचने लगते हैं कि यार डेमोक्रेसी जो है वो बेकार है, अगर लोग ऐसा सोचने लगते हैं, वो चीज पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा खतरनाक है। ये चीज खतरनाक नहीं है कि अगर प्रिंस टायरनी कर रहा है, जिसके पास पावर है, जिसके मतलब जो एक क्योंकि प्रिंस एक है, उसके अगर वो टायरनी कर रहा है तो 130 करोड़ लोग जो हैं इंडिया के, या इमेजिन करो कि 100 करोड़ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, अगर तो उनके पब्लिक वेलफेयर पर एक बंदा इतना असर नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन अगर लोग ही डेमोक्रेसी को ये मान लें कि डेमोक्रेसी ही गलत है, डेमोक्रेसी खराब है, डेमोक्रेसी से क्या होता है कि प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोक्रेसी की वजह से लोग, मतलब मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, पीपल आर सेइंग, पीपल ये तक दोस्त यार हैं वो ये तक कहते हैं कि चाइना ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया ग्रो क्यों नहीं हो रहा? इंडिया में डेमोक्रेसी है, टू मच डेमोक्रेसी, ये उसी चीज से लिंक कर सकते हो दोस्त, मेरे यार दोस्तों की बात मत करो, लेकिन टू मच डेमोक्रेसी की जो बात करी गई थी, CEO ऑफ नीति आयोग ने ये चीज बोली थी
कि इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, तो उसके प्रोज कॉन्स दोनों तरफ से आपको देखना है। आपको बाइस नहीं होना कि आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट चले जाओगे, ये क्या कह दिया आपने, आपको एक्टिविस्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे। आपको ये भी नहीं कहना कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं कहना, गवर्नमेंट का भी बिल्कुल अंधा सपोर्टर नहीं बनना। आपको दोनों चीजें एनालाइज करनी है, और जब अगेंस्ट में आप लिख रहे हो तो यू कैन यूज दिस मॉन्टेस्क्यू का आइडिया कि पब्लिक एपैथी टू डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। जब पीपल लोग कहने लगते हैं कि चाइना में इंडिया में डेमोक्रेसी की वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है, इंडिया में इतनी डेमोक्रेसी है कि लोग हर चीज में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इंडिया में एक पार्टी होनी चाहिए, इंडिया में ये इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, इंडिया में बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है इलेक्शंस की वजह से, सीधा डिक्टेटरशिप लाओ, लोग ये भी कहने को तैयार हो गए हैं। तो जब ऐसा चीजें होती हैं, सो दैट विल ब्रिंग द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि इससे क्या होगा कि लार्जर लेवल पर चीजें बिगड़ेंगी, और लार्जर लेवल पर जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो OECD जो गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, तो गुड गवर्नेंस का जो नॉर्मल वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो तो सीयर पार्ट है, उसमें आपके रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सब है। लेकिन OECD कहता है कि गुड गवर्नेंस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, जहां ट्रस्ट है वहां गुड गवर्नेंस होगा, ये चीज होती है। तो अगर डेमोक्रेसी, अगर मॉन्टेस्क्यू का स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि अगर डेमोक्रेसी में लोगों का, सिटीजन का बिलीफ नहीं होगा तो चीजें बिगड़ेंगी। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा आया था, उस आर्टिकल में ये बोला गया था कि इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और डेमोक्रेसी को एनालाइज किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि मिडिल क्लास जो है वो अपने उनके अंदर एक सिनिसिज्म की भावना आ चुकी है, ठीक है। उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि मिनी गेटेड रिपब्लिक बन चुके हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं। मतलब मिनी गेटेड रिपब्लिक क्या होता है? महात्मा गांधी ने सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाने की बात की थी कि सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होने चाहिए, तभी हम एक रियल मायने में हम फ्रीडम पाएंगे। ये चीज आप यूज करते हैं अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। लेकिन एट द सेम टाइम आज क्या हो गया, आज मिनी रिपब्लिक बन गए हैं। मतलब मिनी रिपब्लिक, जो सिटीजन है वो अपने करियर पर इतने फोकस्ड हो गए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, उसी एंगल से पढ़ते हैं कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और या तो बहुत ज्यादा उसमें घुस जाते हैं इन चीजों में। ये जो चीजें चल रही हैं, जो भी इशू चल रहे हैं इन सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनलाइजेशन वगैरह वगैरह, या तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर एपैथी उनके अंदर आ जाती है, जिसे बोलते हैं इसी एपैथी टू डेमोक्रेसी और एपैथी टू दिस ऑल द पॉलिटिक्स एंड ऑल, और इसी वजह से वो देश छोड़ के विदेश में चले जाते हैं। ये सारी चीजें मिनी गेटेड रिपब्लिक बन गए हैं इंडियन सिटीजन्स, मिडिल क्लास सिटीजन्स। तो ये चीज बोली गई थी उस आर्टिकल में, आप इसको मिनी गेटेड रिपब्लिक को यूज कर सकते हो कि मिनी रिपब्लिक मतलब वो अपने आप में एक गणतंत्र बन गए, उनके अंदर अलग ही अपनी डेमोक्रेसी चल रही है, उन्हें मतलब नहीं है दुनिया से, क्योंकि वो उम्मीद खो चुके हैं कि अब कुछ होने वाला है इस देश का। इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, ये चीज आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, और मॉन्टेस्क्यू को भी कोट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे ये डेमोक्रेसी की बात हुई। इसके अलावा इन अवर रिपोर्ट वी हैव ट्राइड टू चॉक आउट अ रिफॉर्म एजेंडा, तो हमने यहाँ पे रिफॉर्म एजेंडा को चॉक आउट करने की बात यहाँ पे हमने एनालाइज की है। एंड द पुलिस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमने ऐसा किया है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा किया है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इन रेस्पेक्ट ऑफ पुलिस रिफॉर्म वी हैव ट्राइड टू राइज अबव द cacophony of recent order, rather sterile debate on police reform in the country in the context of proposed amendment as the police act and have come out instead with the holistic and long term view। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि हम cacophony of recent rather sterile debate में नहीं जा रहे पुलिस रिफॉर्म्स की, हम कॉम्प्रिहेंसिव बन रहे हैं। तो कैकोफोनी ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स या रिसेंट चीजों पर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला था, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि मान रहे हैं कोविड चल रहा है, मान रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं है कि हम पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर बनाते हैं, नहीं। हमें क्योंकि ये भी याद रखना है कि इंडिया में ड्यूअल बर्डन ऑफ डिजीज है, डबल बर्डन ऑफ डिजीज है, कम्युनिकेबल के अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, लाइक दिस, ये जो आपको पता होगा फंड वगैरह भी उसका बना हुआ है, ठीक है। तो कैंसर हो गया, कार्डियक डिजीज हो गई, इसके अलावा ये सारी डिजीज जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा हो रखी हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमने कोरोना के चक्कर में पूरा कम्युनिकेबल डिजीज कर दिया। तो इसी चीज को यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि हमने जो रिपोर्ट में चीजें हैं, तो हम राइज अबव, वी हैव ट्राइड टू राइज अबव द
कैकोफोनी ऑफ द रिसेंट रादर स्टेराइल डिबेट ऑन द पुलिस रिफॉर्म इन द कंट्री। जो अभी डिबेट चल रही है उस कैकोफोनी से ऊपर उठकर हम रिफॉर्म बता रहे हैं। यही चीज आप अपने आंसर राइटिंग में, जो इकोनॉमिक सर्वे ने रिसेंटली बोला है, उस कैकोफोनी वाले कॉन्सेप्ट को या कैकोफोनी वाले जार्गन को यू कैन यूज ओवर देयर। इसके अलावा और बाकी सारी चीजें हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आपको फिर से आ जाओ एक थिंकर पर, एरिस्टोटल की यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है। एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल आपको पता होगा, सोक्रेट्स के बाद प्लेटो फिर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पे बोला था, इट इज इन द जस्टिस दैट द ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इज सेंटर्ड। यहाँ पर अभी तक हम पब्लिक ऑर्डर किससे लिंक कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ से। हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करी, उन्होंने क्या बोला था कि अगर सोसाइटी में ऐसा मतलब अगर नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा हमने और भी बात करी, डाइसी ने बोला रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। और हमने देखा कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो कैसे डिस्क्रिशन, आर्बिट्रेरीनेस जो है वो नहीं आने देता, वो भी हमने देखा था, ठीक है। अभी तक हमने अलग अलग चीज़ों की बात करी। यहाँ पर एरिस्टोटल ने ये बोला कि जो जस्टिस है दैट द ऑर्डरिंग ऑफ द सोसाइटी इज पब्लिक ऑर्डर। जब हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर हो, सोसाइटी में पब्लिक ऑर्डर हो, सोसाइटी में ऑर्डर हो, कोई डिसरप्शन नहीं हो, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में, तो वो जो है वो जस्टिस के अराउंड सेंटर्ड है। सो अगर जस्टिस इज एट द सेंटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर जस्टिस मिल रहा है तो फिर पब्लिक ऑर्डर इश्यूज नहीं आएंगे। और जहां जस्टिस खत्म होता है, जस्टिस नहीं होता, या फिर मान लो किसी कम्युनिटी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो अपने आप डिसऑर्डर क्रिएट होगा। अगर क्योंकि वल्नरेबल से अगर किसी पुअर गरीब के साथ जस्टिस नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत आएगी। अगर कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, वैसे जस्टिस नहीं, जस्टिस की बात यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि सोशल जस्टिस को आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा, रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, इस तरीके से उनको अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया रहा, उनको एक सोशल जस्टिस की भावना नहीं है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर आप बात कर सकते हो इकोनॉमिक जस्टिस की, फिर आप बात कर सकते हो पॉलिटिकल जस्टिस की। तो ऐसे सारे चीजें आप बात कर सकते हो कि अलग अलग जस्टिस, आप ऐसे इस चीज को तोड़ सकते हो। यूपीएससी GS3 में, GS4 में, कहीं पे भी इस कोड को भी डायरेक्ट दे सकता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो जस्टिस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी को मान लो कोर्ट में ही जस्टिस नहीं मिल रहा है, जस्टिस डिले हो रहा है, ठीक है, भले ही हम वल्नरेबल सेक्शन SC ST OBC इन सब में बिलोंग नहीं कर रहे थे, भले ही हम ट्राइबल नहीं थे, हम बिल्कुल टॉप के लेवल पर थे, ठीक है, हम मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कॉल्ड इंडिया थे, बट स्टिल हमारा केस पेंडिंग अगर होगा तो जस्टिस नहीं मिल रहा है, और जस्टिस नहीं मिल रहा तो हमारे दिमाग में अशांति आएगी, ठीक है। फिर अमन का चैन, अमन है ना, मन में जब शांति नहीं होगी तो अमन का पैगाम कैसे आएगा, फिर तो मन का पैगाम आएगा, और मन जो होता है वो शांत नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, अशांति दुनिया में आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एथिकल पर्सपेक्टिव से भी आप इमेजिन करके चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक प्रीफेस, और इसके अलावा प्रीफेस में कुछ ऐसा खास नहीं है। एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 1, और उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। तो अब फटाफट से इसको मूव करते हैं और हम पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिंपल है कि सेकेंड ARC को पब्लिक ऑर्डर के बारे में यहाँ पर काम दिया गया, और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, तो कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज़ अ इनएक्सट्रिकेबल लिंक है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बीच में। अगर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो अभी जस्टिस की बात करी थी, तो यही सारी चीज़ें। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर राइटिंग में जरूर लिखें। पब्लिक ऑर्डर इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव पुलिसिंग एंड रोबस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखो, पब्लिक ऑर्डर जो होता है वो एक प्रोडक्ट है, 3 चीजों का प्रोडक्ट है। तो ऐसे एक सर्किल बनाओ, ऐसे दूसरा सर्कल बनाओ, और ऐसे यहाँ से तीसरा सर्कल बनाओ, ठीक है। थोड़ा सही से बनाना है इसको। ये जो पब्लिक ऑर्डर है, इन चीज़ों में कॉमन क्या आ गया, ये वाला गोला, ये जो है यही पब्लिक ऑर्डर है, और ये 3 सर्किल्स का प्रोडक्ट है। यानी पहला सर्किल है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सर्किल है पब्लिक ऑर्डर वाला जो मैनेजमेंट है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन या इफेक्टिव पुलिसिंग जिसको हम बोल रहे हैं। तो एक तो समझ लो IAS का काम हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, IPS का काम हो गया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसके अंदर पूरा जुडिशरी से लेके पुलिस तक पूरा एक प्रिजन तक पनिशमेंट और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, और कह सकते हो पुलिस और जुडिशरी और जेल, ये सारी चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मैंने पार्ट 1 में बताई थी। तो तीसरा हो गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो कह सकते हो IAS, IPS और लास्ट में जुडिशरी
मोर्चरी और जेल वगैरह वो सारा चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता है पब्लिक ऑर्डर, जो है वो इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो विद रेस्पेक्ट टू दिस थिंग। इसके अलावा पीस, ट्रैंक्विलिटी और रूल ऑफ लॉ, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हार्मोनियस स्टेट होता है पब्लिक ऑर्डर का मतलब, हार्मोनियस स्टेट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पर लॉ है और लॉ जो है वो सिनोनिमस है विद दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर से बेसिक। पब्लिक डिसऑर्डर क्या होता है, जिसके बहुत सारे कॉनोटेशन होते हैं, और इससे सोसाइटी में जब रूल ऑफ लॉ नहीं हो, पीस नहीं हो, ट्रैंक्विलिटी नहीं हो, सोशल स्टेबिलिटी नहीं हो, जो हमने अभी तक कीवर्ड्स पिछले मतलब पेज पर और यहाँ पर देखे, उन सारे को मिला के आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एंड देन वी कैन जस्ट मूव ऑन टू द अदर पेजेस एज वेल। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा देयर आर मैनी कॉजेस ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर। अब यहाँ पे अलग अलग कॉजेस की बात है। वाइडली प्रिवेलेंट क्राइम, सोसाइटी में जब क्राइम होता है तो पब्लिक डिसऑर्डर आता है, उसी को तो हम कहते हैं पब्लिक डिसऑर्डर के क्राइम्स चल रहे हैं सोसाइटी में। अगर डेमोक्रेसी की बात आए तो डेमोक्रेसी के अंदर ये क्राइम तो हो गया भाई क्रिमिनल वाला कॉन्सेप्ट, या मतलब एक लीगल हो गया कि हाँ क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी में। ऐसे ही डेमोक्रेसी में या प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी में खासकर पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन जो आपने पढ़ा होगा, कम्युनलाइजेशन, कम्युनल चीज़ों का यूज़ करके डिवाइड करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें आपको पता है। पॉलिटिकल कल्चर से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में पॉलिटिकल कल्चर से इसको लिंक कर सकते हो, रिग्स से इसको लिंक कर सकते हो, जिसने बात की थी जिन्होंने हेट्रोजेनिटी इन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी को। तो वही चीज़ है, उसी वजह से यहाँ पे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, आगे उन चीज़ों पर हम एक एक करके अलग से देखेंगे, उनके रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं और जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा रीजंस टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, एक तो हो गया कॉजेस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिसऑर्डर कैसे कैसे होता है, तो क्राइम होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे पब्लिक ऑर्डर तो हमने देख लिया। यहाँ पे लिखे हुए हैं रीजंस किस चीज के लिखे हुए हैं। पहला रीजन यहाँ पे रीजंस फॉर प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर। अब पब्लिक डिसऑर्डर क्यों हो रहा है वो हमने देख लिया कि यार पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन हो रहा है, नक्सलिज्म हो रहा है इधर रेड कॉरिडोर की तरफ, वो एक रीजन हो गया। टेररिज्म हो जाता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय पाकिस्तान, और इसके अलावा ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कॉजेस हैं पब्लिक डिसऑर्डर के। और अब आप कहोगे कि पब्लिक डिसऑर्डर तो इसलिए हो रहा है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर होगा तो हम क्या तीर मार लेंगे, चलो पब्लिक ऑर्डर अच्छी चीज़ है, तो कैसे पता चलेगा अच्छी चीज़ है? पब्लिक डिसऑर्डर तो खराब चीज़ है, उसके कारण समझ लिए, उसको सॉल्यूशन उसके क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पब्लिक ऑर्डर जो है उसकी क्या यहाँ पे रीजंस हैं टू प्रिजर्व द पब्लिक ऑर्डर। तो पहला रीजन है कि पीस एंड ऑर्डर जो होता है वो नेसेसरी प्री कंडीशन है फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह तभी हो पाएगी जब शांति होगी। ठीक है, शांति नहीं होगी तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रह नहीं जाता। अगर कोविड-19 चल रहा है, ये तो कोविड-19 तो चलो एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है, लेकिन मान लो कि 26/11 का अटैक चल रहा है तो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात नहीं करेगा। समझ रहे हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कब होगी? तब होगी जब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है, कुछ यहाँ पे इशू नहीं, तब लोग इन चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन अगर डिसऑर्डर ही चल रहा है, अगर कोई 26/11 का आतंकवादी हमला हो जाता है या कोई भी इशू हो जाता है, नक्सलिज्म चल रहा है या कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं हो सकता, क्योंकि जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे। समझ रहे हो? तो अगर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा तो आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे, तब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कोई अपनी बर्थडे और गिफ्ट की डिमांड नहीं करोगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा पहले मेन चीज़ है। इसी वजह से जो आपने अगर सोसाइटी में जो सोशल डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से धज्जियां उड़ जाती हैं घर परिवारों की, इसी वजह से, क्योंकि फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रहता, कोई डेवलपमेंट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। ठीक है, जिंदगी खराब। ठीक, सो दिस इज देयर, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा दूसरा चीज है अंडरमाइन द इकोनॉमिक ग्रोथ।
देखो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी पर डिपेंड करती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब प्रोटेस्ट चलते हैं तो नीति आयोग वगैरह ने इस चीज़ को बोला कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा जीडीपी लॉस हो जाता है। प्लस अगर आप मेक इन इंडिया की बात करोगे तो वहाँ पे जब मेक इन इंडिया की प्रॉब्लम्स है उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि लॉजिस्टिकल चैलेंज है। इंडिया में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम हाईवेज वगैरह बना भी दें तो पब्लिक ऑर्डर मान लो कहीं डिसरप्ट हो जाए, क्योंकि जैसे मान लो कि हाईवे बना हुआ है तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही कुछ बवाल हुआ, कोई भी इशू आया, ठीक है, विजिलेंटिज्म हुआ, किसी का मर्डर हुआ, कुछ भी अगर इशू होता है तो लोग क्या करते हैं, हाईवे ब्लॉक कर देते हैं यार। हाईवे ब्लॉक कर देते हैं तो इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं हो पाता, लॉजिस्टिक का जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो चीज़ें रुक जाती हैं। पार्ले जी का बिस्किट ट्रांसफर हो रहा था वो रुक गया। पार्ले जी लोग चाय कैसे पियेंगे, ठीक है, ये तो पार्ले जी था। मान लो लैपटॉप किसी का ट्रांसफर हो रहा था, अमेजोन वाला, अमेजोन पे किसी ने ऑर्डर किया था, अब वो रुक गया वहाँ पे। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें, ऐसे आप समझ सकते हैं। इमेजिन, यू कैन इमेजिन कि इसका इफेक्ट पड़ता है ये चीज़ें। अभी जब प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्म प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे नीति आयोग वगैरह ने ये चीज़ों को बोला था कि इससे बहुत जीडीपी को नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है। ट्रेनें जब रोक दी जाती हैं और हाईवे जाम कर दिए जाते हैं तो उससे दिक्कत होती है। तीसरा रीज़न है कि रैपिड अर्बनाइजेशन विच इज़ नेसेसरी this consummate and modernization tends to promote impersonal lives and create alienation, thus reducing the peer pressure and social control। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है कि रैपिड अर्बनाइजेशन नेसेसरी जो होता है, अर्बनाइजेशन जो है और अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, इस वजह से लोग जो हैं वो उनके ऊपर सोशल पीयर प्रेशर नहीं होता। सो ये चीज़ भी है। इसके अलावा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, ये चीज़ भी है। पब्लिक ऑर्डर इन चीज़ों की वजह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीयर प्रेशर नहीं है तो अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये आप ऐसे कह सकते हो, अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्लस जो फैमिलीज हैं वो एलियनेटेड हो रही हैं। एलियनेटेड का मतलब जैसे फैमिली पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब कैसी होती है, अब होती है बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, वो एक ही दो लोग होते हैं, जॉइंट फैमिली, और आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट इजी वर्ड। तो जो भी है, ये वाली जो फैमिली होती है, ठीक है, जिसको अब प्रेजेंट डे में आईपॉड फैमिली हो गई है, पेरेंट्स वो भी पेरेंटिंग भी नहीं करते तो आईपॉड पे सारी चीज़ें होती हैं, मॉडर्न डेवलप फैमिली है, ठीक है। तो ऐसी वाली जो फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली में क्या होता है कि लोग एलियनेटेड हो रहे हैं एक दूसरे से, उतना हार्मोनी नहीं है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है दैट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, अदरवाइज तुरंत लोग एक दूसरे को ठोक ठाक देंगे। तो इस वजह से पब्लिक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में उतना इंटरेक्शन है नहीं, पीयर प्रेशर उतना है नहीं, तो पब्लिक ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। ये भी एक उसका रीजन है। इसके अलावा क्या है कि फोर्थ द स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट भी है। वैसे तो इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए, फोर्थ लिखा है, लेकिन जो यूपीएससी के आंसर राइटिंग का पैटर्न है, अगर मान लो यही चीज आ जाए कि क्या जरूरत है, तो देन यू शुड राइट एट द टॉप के कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सर्वोपरि थिंग, ठीक। सो आई होप यू आर गेटिंग। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है, इसमें और कुछ नहीं है, बेसिक एक चीज़ और है कि नेशनल पुलिस कमीशन ने पब्लिक ऑर्डर की बात करते हुए बात की थी दैट इंक्रीजिंग वायलेंस इज सीन एज द मोस्ट डिस्टर्बिंग फीचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी लॉ एंड ऑर्डर। और ये चीज़ है जो वायलेंस वगैरह, और सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जिसकी बात करते थे, जिसमें लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी दी जाती है, उसे सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो उसको भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी हो गई तो एरिस्टोटल ने जो जस्टिस के बारे में बोला था कि जस्टिस इज एट द सेंट्रिसिटी ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, वो चीज रहेगी, और जब वो चीज रहेगी तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इसलिए सोशल डेमोक्रेसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलावा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। और यहाँ पे पद्मन भैया कमेटी 2000 के टाइम में बनी थी, उसमें भी कुछ ऐसी बात करी गई है कि इंटरनल सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की रेलिवेंस पता चलती है, और यू कैन यूज इट इन द GS3। इट वुड बी प्रूडेंट फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू रियलाइज दैट द प्रेजेंट डे चैलेंज जो है वो सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, पुरानी रिपोर्ट है। यू कैन कोट समथिंग जो रिसेंट में आया हो। इसके अलावा इशू इन्वॉल्व जो है यहाँ पे वो क्या क्या है, जनरेटिंग डिबेट एंड अराउजिंग पैशंस। वन सेकेंड गाइस, ओके। सो द इश्यूज इन्वॉल्व इन द
जो इश्यूज पब्लिक ऑर्डर या पुलिस रिफॉर्म में इन्वॉल्व हैं वो कंटेंशियस हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, जो डिबेट जनरेट करते हैं और पैशंस को अराउज कर देते हैं, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे इश्यूज रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर वाले जो इश्यूज हैं जैसे कम्युनलिज्म है, नक्सलिज्म है, ये सारे इश्यूज जो हैं डिबेट जनरेटिंग हैं और अराउजिंग पैशन, तुरंत पैशंस अराउज हो जाते हैं लोगों के, और इस वजह से यहाँ पे इनको डील करने में दिक्कत आती है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखो याद रखो इस चीज को कि लिकर्ट जो है, रेंसिस लिकर्ट, उन्होंने दो तरीके की कन्फ्लिक्ट बताई थी। एक होती थी अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट और दूसरी थी आपकी क्या बोलते हैं इसको, अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट के अलावा दूसरी वाली जो कन्फ्लिक्ट थी जिसे बोलते थे कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट, या फिर अफेक्टिव के अलावा एक थी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो दो तरीके की कॉन्फ्लिक्ट थी, एक थी जो इमोशन से होती है रिलेटेड और एक होती है सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट, एज इट इज सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं दूसरी वाली को, जिसमें कुछ फैक्ट्स का इशू होता है, लेकिन अफेक्टिव वाली में कुछ इमोशंस का इशू होता है। और उसमें ये भी लिखा है, प्रसाद में ये चीज लिखी है, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ। अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादातर पाई जाती है, और अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को डील करना मुश्किल होता है, रिजॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के इमोशंस आ गए हैं बीच में, सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं है, इमोशंस आ गए हैं। फार्म प्रोटेस्ट जब तक लॉस के कंटेंट पर फोकस्ड था तब तक उसको रिजॉल्व करना आसान था, क्योंकि सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फार्मर्स। लेकिन जैसे ही उसमें लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट, लोगों को ऐसा लगने लगेगा और लगने लगा था कि सेल्फ रेस्पेक्ट हमारी कोई है ही नहीं यार, हमारे देश में कोई इज्जत ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है ना, ऐसा जैसे ही लोगों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सुनता नहीं है किसी की, मैं ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे ही लोगों के मन में ऐसी भावना आएगी कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारे देश में हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमने जिनको चुना है वो हमारी नहीं सुन रहे, हमने जिनको सीएम पीएम बनाया वो हमारी नहीं सुन, ऐसा जब लोग सोचने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर अपने आप सब्सटेंस की बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि उस वाले लॉ में वो वाला प्रोविजन हटा दो, फिर लोगों के अंदर ये आएगा कि अब हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, हमें गर्मी सर्दी बरसात में हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, हमको एंट्री नहीं होने दिया जा रहा, दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। ये सारी चीजें क्या करेंगी, अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगी, करेंगी, जो रिजॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के इमोशंस यहाँ पे बीच में आ जाते हैं। और आप ऐसे ही चीजों को यहाँ लिंक कर सकते हो कि लिकर्ट ने जो बोला है कि अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मुश्किल होते हैं, और ऐसे जो पब्लिक ऑर्डर या जो ये इश्यूज हैं यहाँ पर भी लोगों के पैशंस अराउज हो जाते हैं, लोगों के डिबेट जनरेटिंग कैपेसिटी आ जाती है, और इस वजह से पब्लिक ऑर्डर जो है वो उसको डील करना दिक्कत वाली चीज होती है, खासकर जब कम्युनल इशू हो, पोलराइजेशन का इशू हो, वगैरह एंड वगैरह। आई होप यू आर गेटिंग। और इस तरीके से आपको लिंक करना है थिंकर्स को आपके सिलेबस के साथ, आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर का जनरल पर्सपेक्टिव चैप्टर नंबर 2 में अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा सा हो चुका है। और इसके अलावा अब जो लोगों ने अभी तक सुना, देखो मैं हमेशा मानता हूँ दैट देयर शुड बी द इंसेंटिव, और कुछ लोग होंगे शुरू के 1 मिनट देख के वीडियो चले गए होंगे, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज यहाँ पर ये है कि मैं लिंक करने वाला हूँ इसी वीडियो में, इसी चैप्टर में चुपचाप से, कि लॉ एंड ऑर्डर में किस थिंकर्स को आप यूज कर सकते हो। और मुझे पता है बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो को सुन रहे होंगे, अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये चीज कंटिन्यू रखिएगा, आगे के लिए भी, आगे के वीडियोस में भी कहीं पे भी कुछ भी धमाका सरप्राइज हो सकता है। तो सरप्राइज शुरू किया जाए यहाँ पर। पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स जो हैं वो कैसे लिंक कर सकते हो। सबसे पहले रेंसिस लिकर्ट को यू कैन यूज जहां कहीं पे भी बात आती है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल की। जैसे एक कॉन्सेप्ट आएगा कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब होता है कि कम्युनिटी जो है वो पुलिस की तरह बात करे, मतलब पुलिस की तरह वो भी एक इंटेलिजेंस गैदरिंग, और मतलब कह सकते हो सारे लोग एक अलर्ट रहे, अलर्ट स्टेट में रहे। ऐसा नहीं कि पुलिस का काम है पब्लिक ऑर्डर, अगर कुछ गलत हो रहा है यू शुड कम इन फ्रंट एंड यू शुड सपोर्ट। अब वो गलत ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल कुछ चल रहा है, कुछ टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, ऐसा सीरियस भी हो सकता है, या कुछ नॉर्मल भी हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई इशू किसी को फेस हो रहा है, कहीं वायलेंस हो रहा है, सिविल
सिविल केस हो रहा है, सिविल क्राइम हो रहा है, तो हर चीज की यहाँ पे बात है, उसे बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। ठीक, सो दिस इज देयर रेंसिस लिकर्ट का जो सिस्टम 4 है, जहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात होती है, जहाँ पे पार्टिसिपेटिव अथॉरिटी की बात होती है, वो चीज यहाँ लिंक कर सकते हो। यहीं पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोग जब कम्युनल इशू होते हैं तो इशू आ जाता है बिकॉज अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैंने अभी बताया अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट यहीं पर कि लोगों के पैशंस अराउज हो जाते हैं और इस वजह से चीज़ों को डील करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप लिकर्ट की कन्फ्लिक्ट वाली भी यहाँ लिख सकते हो। अब देखो, लिकर्ट की कन्फ्लिक्ट वाली लिख सकते हो, मैरी पार्कर फॉलेट की कन्फ्लिक्ट वाली तब लिखोगे जब सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि वो बाद में आता है इंटीग्रेशन डोमिनेशन, लेकिन लिकर्ट की बात आप शुरू में ही कर सकते हो कि ऐसा होता है और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा टेलर की यहाँ पे बात करोगे, टेलर इज द सेकेंड थिंकर। टेलर ने बात की थी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब सिस्टमेटिक वे में चीजें होनी चाहिए। जैसे टेलर बोलते थे कि साइंटिफिक रिक्रूटमेंट करो, साइंटिफिक प्रमोशन करो, हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए। एवरी एक्ट ऑफ द मैन कैन बी चेंज्ड और कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूज ऑफ साइंस। तो टेलर जो है वो साइंटिज्म की बात करते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते थे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द साइंटिज्म, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह चीजों को साइंटिफिक वे में मैनेज करो, चीजों को एक साइंस की तरह देखो यानी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा फॉले की जो MP फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, सो इनका जो आइडिया है लीडरशिप बाय सिचुएशन। लीडरशिप बाय सिचुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हायरार्की को फॉलो कर रहे हो, हर चीज में बॉस का ऑर्डर मान रहे हो, हर चीज में वेटिंग फॉर द ऑर्डर सिंड्रोम में अगर आप जी रहे हो जिंदगी। वेटिंग फॉर द ऑर्डर सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो लोअर लेवल पर, लोअर हायरार्की में लोग होते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर का वेट करते रहते हैं। जैसे अगर आपने नायक मूवी देखी है, वो तो लोअर ऑर्डर के भी नहीं होते, बट स्टिल जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो तो कभी कोई अथॉरिटी उनके पास होती नहीं, वो तो सिंपल लॉ एंड ऑर्डर में सिर्फ वेटिंग फॉर द ऑर्डर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। ठीक है, ये एक बीमारी है, वेटिंग फॉर द ऑर्डर सिंड्रोम, जो आप आंसर्स के कीवर्ड्स की तरह यूज कर सकते हो। तो वो इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। ऐसे ही अगर आपने नायक मूवी देखी है तो वो जो वहाँ के कमिश्नर वगैरह होते हैं वो कॉल करते हैं कि सर उनके ऊपर, क्योंकि कौन है, पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन से पूछते हैं और पॉलिटिशियन कह देते हैं कि थोड़ी जाने जाती हैं तो जाने दो और थोड़ी गाड़ियां जलती हैं तो जलने दो। सो दैट शुड नॉट बी देयर। MP फॉले का आइडिया है लॉ ऑफ सिचुएशन, सिचुएशनल लीडरशिप होनी चाहिए। अब अगर पॉलिटिशियन, वैसे तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, बट स्टिल इसको ये एग्जाम्पल आप एज इज यूज नहीं कर सकते, बट स्टिल लॉ ऑफ सिचुएशन मीन्स लीडरशिप ऑफ सिचुएशन। अगर किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जो लीडर है वही यहाँ पे डील करेगा चीज़ों को, अगर कोई छोटे लेवल पर बंदा है तो उसको भी सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप दी जा सकती है। ठीक है, सो दिस इज देयर एंड आई होप यू आर गेटिंग। तो अगर आपने वो वाली मूवी देखी है गब्बर वाली, गब्बर इज बैक, है ना, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो सुनील ग्रोवर होते हैं वो केस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अता पता कर लेते हैं, बड़े लोग नहीं कर पाते। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये उसी में होता है। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता मूवीज के बारे में, बट स्टिल शायद ये उसी में होता है कि जो हवलदार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, दे आर गोइंग अहेड एंड दे आर सॉल्विंग द केस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि केस सिर्फ ऊपर के लोग, उन्हीं को जो ट्रेनिंग मिली है वही कर पाएंगे। सो समथिंग शॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे लीडरशिप बाय सिचुएशन को हमें यूज करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हायरार्की का जो है उससे बाउंड नहीं रहना चाहिए। अगर कोई छोटा बंदा भी, नीचे के लेवल पर भी कोई है, सजेशन अच्छा है तो ब्रिंग दैट थिंग। ठीक है, तो इसको वहां पे भी यूज कर सकते हो कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए या फिर फीडबैक सेल बनाया जाए, जैसे आप पढ़ते हैं कि फीडबैक सेल बनाया जाए। तो ये सब यही है कि लीडरशिप बाय सिचुएशन। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। और इसको लिकर्ट के भी उसमें यूज कर सकते हो। इसके अलावा मेयो को यूज कर सकते हो कम्युनिटी पुलिसिंग में, क्योंकि मेयो ने बोला था कि इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेयो ने पूरा वेंटिलेशन थेरेपी फलाना निमका जो उसमें पूरा एनालाइज किया था, तो वहाँ पे बात की थी कि सोशल रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, तो मेयो को यूज कर सकते हो एज अ थिंकर नंबर 4। 5वें नंबर पे यू कैन यूज द थिंकर हर्जबर्ग, क्योंकि जब बात आती है पुलिस के प्रॉब्लम्स की तब बात आती है स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में ये भी प्रॉब्लम है कि पुलिस का पे एंड सर्विस कंडीशन, उनके काम बहुत ज़्यादा उनसे लिया जाता है, पे एंड सर्विस कंडीशन बहुत कम होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर पे एंड इंसेंटिव का जो प्रिंसिपल है उसे आप यूज कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक है,
तो दिस इज देयर, जो आपको पता है कि हाँ कम से जो मतलब जो उनसे काम करवाया जा रहा है इतना ज़्यादा, तो पे एंड इंसेंटिव भी उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, पे एंड इंसेंटिव, हर्जबर्ग ने ये भी बोला था कि पे सिर्फ सब कुछ नहीं होता, हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर भी होते हैं, और जो मतलब हर्जबर्ग ने बोला था जो आपके मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं उसके अंदर आपकी वर्किंग सैलरी के अलावा वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जा रही है, आपका क्या अचीवमेंट है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जाता, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसी वजह से क्या होता है, अवार्ड दिए जाते हैं, अलग अलग वीरता पुरस्कार और ये सारी चीज़ें। तो आप कह सकते हो कि ऐसे लिंक कर सकते हो मैस्लो के थियरीज के साथ, हर्जबर्ग की थियरीज के साथ। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो पुलिस के हेडक्वार्टर, जो पुलिस के जो क्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे पुलिस लाइन में जो पुलिस वाले ऑफिसर जो रहते हैं, सो उनमें भी बहुत फैसिलिटीज़ की कमी होती है, तो दैट थिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी एक तरीके का क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर है हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा मैस्लो का जो था कि ट्रेनिंग वगैरह, नीड बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लोगों को बढ़ाना है, सो दैट्स वाई यू कैन यूज दिस थिंग। ठीक है, सो ये यहाँ पे हो गया मैस्लो के बारे में। और मैस्लो के अलावा यू कैन मेंशन यहाँ पर, यू कैन मेंशन मैकग्रेगर, जिन्होंने थियरी बाई की बात की थी। तो जैसे हमने ऊपर वो थिंकर देखे थे ना, फ्रांसिस लिकर्ट, तो ऐसे ही इनका थियरी बाई आप यूज कर सकते हो। साइमन ने बात की थी फैक्ट्स एंड वैल्यूज की, साइमन ने बात की थी यहाँ पे फैक्ट्स एंड वैल्यूज की। तो फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए वैल्यूज से। ठीक है, जैसे टॉर्चर से रिलेटेड डिबेट है, तो फैक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि वैल्यूज, है ना। तो ये टॉर्चर डिबेट में यूज कर सकते हो कि फैक्ट्स ऑफ द केस शुड बी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि टॉर्चर वैल्यूज के हिसाब से कि क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही है, जिसको पकड़ लिया उससे उगलवाना ही है मार मार के, सो दैट शुड नॉट बी देयर, फैक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो टॉर्चर डिबेट में इसको यूज कर सकते हो। प्लस साइमन का यू कैन यूज नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होने चाहिए, जो हमने अभी देखा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। होल्डिंग अप ऑफ द फोर्ट तक नहीं सीमित रहना है कि सिर्फ अपना मतलब कुछ हेडक्वार्टर बना के उनके ऊपर पुलिस लगा दी वहां पे, क्योंकि अगर आप हर जगह पुलिस डिप्लॉय नहीं कर सकते, आपको आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ ऐसे मैकेनिज्म तैयार करने पड़ेंगे। डबल लूप लर्निंग क्रिस एरगायरिस की लानी पड़ेगी। ठीक है, डबल लूप लर्निंग क्रिस एरगायरिस की लानी पड़ेगी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ऑफ क्रिस एरगायरिस लानी पड़ेगी, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इन सो फार एज द सॉफ्ट स्किल्स आर कंसर्न। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग कि साइमन और एरगायरिस को कैसे लिंक करना है। इसके अलावा कौटिल्य, इवन कौटिल्य को आप लिंक कर सकते हो। मैंने इवन पूरा यहाँ पे थिंकर्स लिंक कर दिया, आप ऐसा समझ सकते हो। कौटिल्य से आप कैसे लिंक कर सकते हो कि कौटिल्य ने बोला था कि कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद की बात की हुई थी। ठीक है, साम दाम दंड भेद की बात की हुई थी। तो इंटेलिजेंस एस्पियोनेज वाज द पार्ट ऑफ दिस भेद इटसेल्फ। इंटेलिजेंस की यहाँ बात हो रही थी, और जो दंड है उसमें पुलिस की बात हो रही थी। इवन सप्तांग थियरी के अंदर यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग कि सप्तांग थियरी में भी लॉ एंड ऑर्डर वाज द पार्ट, क्योंकि वहां पे दंड नीति की बात हो रही थी। ठीक है, और लास्ट में यू कैन ऑल्सो मेंशन फेयोल, हेनरी फेयोल ने बोला था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कमेंसुरेट विद ईच अदर। तो जब आप बात करते हो कमिश्नरेट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कमिश्नरेट सिस्टम देखोगे, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेंसुरेट विद ईच अदर नहीं होती जब ड्यूअल सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो मतलब पुलिस के ऑफिशियल हैं, पुलिस हेड हैं उनको, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी दे रखी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएसपी को दी गई है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन अथॉरिटी उससे ऊपर इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में अथॉरिटी दे दी गई है कि एसएसपी शुड वर्क अंडर दिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, असिस्टेड बाई डीएम शुड बी असिस्टेड बाई एसएसपी, मींस डीएम जो है वो ऊपर कर दिए गए बिकॉज ऑफ डुअल कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी होता है और पुलिस कंट्रोल भी होता है। तो जब कमिश्नरेट सिस्टम ले आते हो तो डुअल कंट्रोल की जगह आप कमिश्नरेट सिस्टम में सिंगल कंट्रोल या पुलिस का कंट्रोल ले आते हो, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कमेंसुरेट हो जाती है विद ईच अदर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के ही पास पावर है और उन्हीं के पास एक जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा सेम इनको फेयोल को आप उसमें यूज कर सकते हो कि यूनिटी ऑफ
कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जो था, वो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो यहाँ पे हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू कमिश्नरेट सिस्टम। तो कमिश्नरेट सिस्टम इस बार इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में था, क्योंकि यूपी में नोएडा और लखनऊ में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट या इसको लाया गया। आप इसका प्रॉपर वीडियो देख सकते हो इस यूट्यूब चैनल पर। इफ़ यू जस्ट सर्च राहुल मेरा नाम लिखकर कमिश्नरेट सिस्टम लिखोगे तो यू विल गेट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। सो ये सारे थिंकर्स हैं, आई होप यू आर गेटिंग। तो हमने रेंसिस, लिकर, टेलर, फॉले, मेयो, हर्जबर्ग, मैस्लो, मैग्रेगर, साइमन, कौटिल्य, फेयोल और एर्गारिस, मतलब पूरे थिंकर्स हमने लिंक कर दिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से। जो बच गए हैं उनको भी लिंक किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि गूलिक अगर मैंने नहीं मेंशन किया, फिर भी गूलिक का एक प्रिंसिपल ऑफ करेस्पॉन्डेंस है, वो सिंपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कमेंसेट विद ईच अदर वाले प्रिंसिपल की तरह है। ये वाला अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल फेयोल का है, गूलिक का वही प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग के नाम से, करस्पॉन्डेंस के नाम से जाना जाता है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से एक सिंक में हो, उसको भी लिंक कर सकते हो। तो गूलिक वहां पे आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कमिश्नरेट सिस्टम। और इस तरीके से आपने सारे टॉपिक्स में सारे थिंकर्स को लगभग लिंक कर लिया, ठीक है। बाकी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह इतना ज़्यादा मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बिकॉज पुलिस का जो काम है वो उसमें आप परफॉर्मेंस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैनेजेरियल चीज़ें ले आओ प्राइवेटाइज कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। हाउ कैन यू यूज, आप ऐसे भले ही कर सकते हो कि एनपीएम के अंदर आपका टेलरिज्म है, एनपीएम के अंदर आपका टेलरिज्म है, नियो टेलरिज्म है, और नियो टेलरिज्म हो या फिर आपका पब्लिक चॉइस अप्रोच में अगर आपका देखोगे कि थिंकर्स हैं जो बात करते हैं, मतलब जैसे ग्यूलॉक, ये आपके जो भी थिंकर है, AGVW, एंथनी डाउन्स, गॉर्डन ट्यूलॉक, विंसेंट ऑस्ट्रॉम और विलियम निस्कनन, ये सब लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ये बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, और बात करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करके टारगेट वगैरह सेट करने चाहिए। ये दोनों पब्लिक चॉइस अप्रोच और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो जब ये चीज़ ऐसी बात करते हैं तो हमने चलो ठीक है, हम समझ गए कि परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए। अभी क्या है, पुलिस के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सच कि कोई गिल्टी नहीं होता, वो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो कोई गिल्टी नहीं होते कि उनके सामने क्राइम हो गया, वो क्या कर रहे थे तो हो गया, ठीक है। तो कोई यहाँ पे एक वो नहीं होता, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। और अगर आप देखोगे इसी वजह से विजिलेंटिज्म का जो अभी काउ विजिलेंटिज्म में जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक अथॉरिटी को यहाँ पे डिसाइड किया जाए, दैट अथॉरिटी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर को विद रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए एज इट इज़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, बट स्टिल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ दी गई है, एक कह सकते हो एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का यहाँ पे मैकेनिज्म वहाँ पे लाया गया है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट वुड हैपन इन द स्टेट। अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप एक स्पेसिफिक ऑफिसर को डेजिग्नेट करके उनके ऊपर एक देखे क्या कर रहे हो, टारगेट सेट कर रहे हो, टारगेट बेस्ड फिनोमिना, रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज इट। एंड अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे और फिर उसके बाद जो रिकमेंडेशन रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं उसको हम डिस्कशन में लेंगे। दिस इज इट फॉर द डे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम फॉर पबेडपीडिया मैगजीन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।